हमारा खास शो आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। लोगों और एक्सपर्ट के बाद अब तीसरी लहर की चिंता सरकार को भी सताने लगी है और गृह मंत्रालय के निर्देश पर बने एक पैनल की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि तीसरी लहर आ सकती है और अक्टूबर में इसका पीक बन सकता है। ये बात बहुत प्रमुखता से इस पैनल ने कही है और ये भी कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को भी उतना ही खतरा होगा जितना खतरा बड़ों को होगा, मतलब बच्चे भी इसके दायरे में आ सकते हैं। और ये भी कहा है और ये सुझाव दिया है इस पैनल ने कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की जाएं ताकि तीसरी लहर से हम लड़ पाएँ। तो अब सवाल ये है कि तीसरी लहर आएगी और उसका अक्टूबर में पीक बनेगा, इसके पीछे फैक्ट क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसको देख करके ये पैनल को ऐसा लगा कि हाँ तीसरी लहर आ सकती है और अक्टूबर में इसका पीक बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वक्त रहते क्या हमारे पास अभी इतना वक्त है कि हम तीसरी लहर को रोक पाएँ, लोगों को क्या करना चाहिए अपने लेवल पर और सरकार के स्तर पर किस तरह के प्रयास अब अभी होने चाहिए ताकि तीसरी लहर को हम रोक पाएँ। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी तक लोगों के दिलों में खौफ भरने वाली कोरोना की तीसरी लहर अब सरकार को भी डराने लगी है। सरकार न सिर्फ ये कह रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, बल्कि ये भी मान रही है कि अगर ये लहर आती है तो इसमें बच्चों को बड़ों के बराबर ही खतरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भेजी अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के पैनल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देश सितंबर के अंत तक तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है, जिसका पीक अक्टूबर में देखने को मिल सकता है और जिसमें रोजाना 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि तीसरी लहर में बच्चों को बड़ों के बराबर ही खतरा है। लेकिन यहाँ डराने वाली बात यह है कि देश में बच्चों की देखभाल के लिए जरूरत के मुताबिक सुविधाएं नहीं है, न पर्याप्त संख्या में बच्चों के डॉक्टर मौजूद हैं और न ही दूसरे स्टाफ या फिर हॉस्पिटल इक्विपमेंट और वेंटिलेटर। लिहाजा जरूरी है कि मौजूदा हॉस्पिटल में अभी से इंतजाम पूरे कर लिए जाएं ताकि जरूरत के वक्त बिना इंतजार बच्चों का इलाज संभव हो सके और सरकार को बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे कि जब देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तब गृह मंत्रालय का पैनल तीसरी लहर पर चिंता क्यों जता रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि देश में अभी भी कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। महाराष्ट्र का जीनोम सर्वे कहता है कि कुल लिए गए सैंपल में 70% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं, जो कि इतना खतरनाक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। इतना ही नहीं, देश में धीरे धीरे डेल्टा प्लस भी रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में 27 नए मामले सामने आने के बाद सिर्फ महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से संक्रमितों की संख्या 103 हो गई है। ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना की तीसरी लहर कोहराम मचा रही है। भले ही वैक्सीनेशन के कारण मौत का आंकड़ा कम हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका, न्यूजीलैंड सरीखे तमाम देशों में या तो लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया गया है या फिर उस पर विचार हो रहा है। लेकिन भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और जिंदगी कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दोबारा पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। और अगर वैक्सीन की बात करें तो अभी तक तकरीबन 10% आबादी ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाई है और बच्चों की वैक्सीन अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, ICMR की नेशनल टास्क फोर्स के चीफ हैं और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल हैं, एम्स में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अरोड़ा जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि MHA पैनल ने जो गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक पैनल बनाया गया और उस पैनल ने ये कहा है कि अक्टूबर मतलब तीसरी लहर तो आएगी और अक्टूबर में इसका पीक बन जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तीसरी लहर
आने के पीछे फैक्चुअल एविडेंस क्या है सर? मतलब आप लोगों को क्या इनपुट मिल रहे हैं फैक्ट के आधार पर, जिससे इस बात को कहा जाए कि हाँ तीसरी लहर आएगी? धन्यवाद मृत्युंजय, आमंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर पैनल में मैं इन्वॉल्व नहीं था, और जिस तरह का इस समय एपिडेमियोलॉजी है, सीरो एपिडेमियोलॉजी है, जिस तरीके से वायरस का ट्रांसमिशन है और जिस तरीके से जीनोमिक जो एनालिसिस किया जा रहा है सारे देश में से वैक्सीन्स को, उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सावधानी बरतते रहते हैं और जो 3 नियम हैं कि सामाजिक समारोह से बच के रहा जाए, मास्क लगाया जाए और साफ सफाई रखी जाए, अगर इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है, या इसको हम रोक सकते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार तो यह है कि ऐसा इस समय कोई भी नया वेरिएंट सर्कुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि नया कोई भी जो वेव आएगी वो एक नए जीनोमिक जो नया वेरिएंट, जो नया म्यूटेशन है, उसके सिरे वो नई वेव, नई लहर चढ़ेगी। तो फिलहाल जो है, हमें नहीं लगता, हमें अपने सावधानी बनाए रखना है, और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात हो रही है और उसमें सारा देश बहुत तत्परता से लगा हुआ है, तो हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। जी, तो मतलब आपने बताया कि खतरे क्यों हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की आपने बात की और उसके जरिए जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंता बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में भी जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उसमें से 70% डेल्टा के मामले पाए गए हैं, डेल्टा प्लस के मामले तो मिल ही रहे हैं। तो अब डॉक्टर नीरज निश्चल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो डेल्टा प्लस के मामले मिल रहे हैं या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा का खतरा ज्यादा दिख रहा है, तो आप जरा बताएं क्या ये 2 एविडेंस पर्याप्त हैं ये कहने के लिए, बताने के लिए कि हाँ तीसरी लहर तो आएगी ही, भले ही उसकी इंटेंसिटी, उसका अटैक करने की रफ्तार जो है वो कम हो? देखिए, जो सेकेंड वेव था वो मोर और लेस डेल्टा वेरिएंट ड्रिवन था। तो एक तरह से जो तबाही जो सेकेंड वेव में मची, जो इतने लोग इन्फेक्ट हुए, तो एक तरह से कुछ ना कुछ हद तक एंटीबॉडी लोगों के अंदर है। प्लस उसके अलावा जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी जो है धीरे धीरे पिकअप कर चुका है और काफी लोग वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने क्लियरली कहा कि अनलेस कि ये वायरस के म्यूटेशंस कुछ ज्यादा अलग हो जाए जो एग्जिस्टिंग म्यूटेशन से है, तब तक कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। बशर्ते लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट रूल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनने की बात हो, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की, और सबसे जरूरी कि अगर कोई भी सिम्टम हो तो अपने आप को आइसोलेट करने की बात, तो ये अगर पालन करते रहे तो हम बार बार कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट नियम को कोई भी वेरिएंट क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर हम ये फॉलो करते रहे और वैक्सीनेशन कराते रहे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं, एक हद तक बे पे रख सकते हैं। और तैयारी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स तैयारी के बिना हमने देखा सेकेंड वेव में हमें परेशानी हुई, तो थर्ड वेव की तैयारी करके रखे। लेकिन अगर वही अगर जन समर्थन रहे, अगर जन आंदोलन की तरह इसको हम देखते रहे, सबका साथ सबका प्रयास चलते रहे, तो शायद हम इस वेव को रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एहतियात ठीक तरीके से बरते जाएं तो हम जाहिर तौर पर तीसरी लहर को रोक पाएंगे। लेकिन अरोड़ा जी, चूंकि आप बच्चों के डॉक्टर भी हैं सर, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्चों को भी तीसरी लहर में उतना ही खतरा होगा जितना कि बड़ों को होगा, और ये सिफारिश की गई है कि पेडियाट्रिक कोविड केयर फैसिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि किसी भी सूरत में हम उससे निपटने के लिए तैयार रहें। तो आप जरा बताएं सर, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ चुकी है। पहले यह कहा गया कि तीसरी लहर में बच्चों पे ज्यादा असर होगा, बाद में इसका खंडन किया गया। तो अलग अलग बातें अलग अलग स्तर पे की जा रही हैं। हालांकि अमेरिका का एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है कि वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं, रिकॉर्ड स्तर पर बच्चों का इन्फेक्शन वहां पर पहुंच चुका है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है सर? आप जरा बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों के ऊपर कितना खतरा है सर आगे कोरोना का।
तो मृत्युंजय, मैं दोबारा एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय कोई भी नया वेरिएंट नहीं है, जिसकी वजह से नई थर्ड वेव का खतरा हो। ये बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि नई जो डेल्टा वेरिएंट है, उससे इस देश के ज़्यादातर लोग प्रभावित हो चुके हैं। एक तरीके से उससे प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो नई लहर एक नए वेरिएंट की वजह से होगा, जो इस समय हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों के बारे में भी जो अभी तक हमारी को जो भी डेल्टा वेरिएंट के वेव के दौरान भी बच्चों पे विशेष प्रभाव नहीं हुआ। चाहे वो उनमें लक्षण वाले कोविड बीमारी का कहा जाए या मृत्यु होने की संभावना बच्चों में केवल 100 में से 0.5 मृत्यु जो है कोविड की बच्चों में हुई, जबकि कोविड बच्चों की बहुत अधिक संख्या है हमारे देश में। 40-42 करोड़ लोग हैं 18 साल से कम में। तो हमें लगता है कि और अगले जो इस समय जीनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है, इंसाकॉग का जीनोमिक सर्वेलेंस, उसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि कोई नया वेरिएंट आया है। तो तीसरी लहर के बारे में अगर हम सावधानी बरतते रहते हैं, तो तीसरी लहर आने की कोई वजह बनती नहीं है। अब रहा बच्चों का असर होने का, तो बच्चों पे असर जो है कोविड वैक्सीन कहीं भी, कोविड वायरस जो है कहीं पे भी अगर हम उसका आंकड़ों को ध्यान से देखें, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर हम अगर सडनली कोई न्यूज़ आइटम मिलता है, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कुल बीमार कितने हुए, ये पता चल रहा होता है कितनों का इलाज किया गया। तो पूरी दुनिया में से जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, बच्चों पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों के लिए जो विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की जो ज़रूरत है और उसके ऊपर उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उससे कोई नकार नहीं सकता, और वो इस देश में बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है कि भई अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए सेपरेट वेंटिलेटर, आईसीयू, वो सारा का सारा उसकी तैयारी की जा रही है। उनके लिए स्पेशल वार्ड्स की तैयारी की जा रही है हर बड़े अस्पताल में। और तो हमें नहीं लगता कि बच्चों के बारे में विशेष चिंतित होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में आपने बार-बार सुना होगा कई लोगों से कि स्कूलों को खोलने की ज़रूरत है अब, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं। कारण यह है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता, आपस में बच्चे हाँ। जब इंटरैक्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर माता-पिता और परिवार के लोग टीका जी। लगवाया हुआ है, स्कूल के टीचर और बाकी स्कूल के बाकी जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, वो सब टीका लगाए हुए हैं, तो बच्चे एक तरीके से सुरक्षित आवरण के बीच में हाँ। रहते हैं और उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये सर आपने बहुत बड़ी बात आपने कही। एक तो आपने ये कहा कि बच्चों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में एक तो इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, और अगर होगा भी तो बच्चों में माइल्ड होगा, सीवियर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम होगा। ये दो आपने महत्वपूर्ण बात कही है। एक और बड़ी बात आपने ये कही कि कोई नया वेरिएंट अभी नहीं है जिससे कि तीसरी लहर को लेकर ज्यादा चिंता की जाए। तो सर क्या जो आप डेल्टा, तो ठीक है, डेल्टा बहुत सारे देशों में कहर बरपा चुका है, लेकिन अभी जो सर डेल्टा प्लस के मामले आ रहे हैं, क्या डेल्टा प्लस के मामलों को आप नया वेरिएंट नहीं मानते हैं? मतलब डेल्टा प्लस को आप नया वेरिएंट नहीं मानते हैं सर? तो डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले 11 अप्रैल 2021 में पता किया गया, महाराष्ट्र में आया था। उसके बाद आज तक कुल मिलाकर के 120-130 कुल वायरसेस निकले हैं जो डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के भी एक तरीके से 12 सब लीनिएज हैं, यानी कि अगर हम डेल्टा प्लस को पिता समझ ले तो उसके 12 बच्चे और हैं, AY1 AY से लेकर AY12 तक। और कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये बाकी वायरस की तरह है और इसमें तेजी से बढ़ने की क्षमता नहीं है, इसकी संक्रामकता बहुत अधिक नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पे बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है। अगर कोई और हम सबको मालूम है कि जो 126 जो 130 डेल्टा वेरिएंट अभी तक निकले हैं, कहाँ पर किसको हुआ है और किसको किस तरह की बीमारी है, उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत चिंता का कारण।
डॉक्टर नीरज निश्चल जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है कि कोई नया वेरिएंट नहीं है, जो बात अरोड़ा जी ने कही, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट तो रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जरा बताएं कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से हमें तीसरी लहर को लेकर क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि WHO भी कह रहा है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर ग्लोबली चिंता ज़्यादा है और देश में भी डेल्टा के मामले तो हैं ही। तो आप बताएं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में तीसरी लहर चल रही है और बहुत बड़े स्तर पे अमेरिका में लोग इन्फेक्ट हुए हैं, आप जरा बताएं कि वहां से हमें क्या सीख लेकर के तैयारी करनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख हमें इन दो देशों के प्रॉब्लम से मिलती है वो है कि वैक्सीनेशन से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। यूके में वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल एक तरह से रहा है, लोगों ने उसको काफी सपोर्ट किया और उसका ये नतीजा है कि इन्फेक्शन भले वहां पे अगर बढ़ भी रहे थे तो कोई हॉस्पिटल एडमिशन में या मोर्टेलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए। यूएस में भी जो भी स्टेट्स ने वैक्सीनेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाया है वहां पे केसेस के नंबर्स काफी ज्यादा है। तो एक तरह से इन देशों में जो ये पैंडेमिक जो है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा अब हो चुका है एज कम्पेयर टू जो वैक्सीनेटेड है। तो इससे हमसे सबसे जरूरी चीज जो सीख मिलती है कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के जिन स्टेट्स ने कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन नहीं किया, जहां लोगों के लिए उन्होंने इनकरेज नहीं किया, वहां पे केसेस ज्यादा है। तो जो बार बार हम यही कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इस बीमारी को आगे प्रोपोगेट होने से रोकने में। और वैक्सीनेशन अगर उसके साथ ऐड कर दे तो फिर एक तरह से आप काफी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि स्कूल ओपनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये सारे जो ध्यान रखते हुए जब केसेस के नंबर्स कम है, एक हाइब्रिड मोड में हम स्कूल स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, सिर्फ तभी जब ये कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन हो सके। जो भी एटलीस्ट एट रिस्क जो स्टाफ हैं स्पेशली, वो अपने आप को डेफिनेटली वैक्सीनेट कराएं। वैसे आइडियल सिचुएशन में सभी को वैक्सीनेट कराना चाहिए। और जहां तक ये बच्चों में खतरा ज्यादा होने की बात है, एक बात समझने की जरूरत है कि अनलेस ये वायरस बिल्कुल पूरी तरह से म्यूटेट होकर बच्चे स्पेसिफिक वायरस में कन्वर्ट ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि जो रिस्क फैक्टर पहले जो बच्चों में हम देखते हैं कि वो सेफ इसलिए है क्योंकि उनके ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं वो इस वायरस को अच्छे से फिट नहीं होने देते हैं। जो इनके बच्चों में कोमॉर्बिडिटीज के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो ज्यादा लायबल होता है। अगर कोई इंसल्ट होता भी है तो अपने आप को ज्यादा जल्दी से जल्दी ठीक कर लेता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि ये बच्चे जो है एनीवे अगर आपके घर में अगर इन्फेक्शन आता है तो बच्चे वैसे भी रिस्क पे रहेंगे। तो आई थिंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को ज्यादा मैं कहूंगा कि अगले वेव अगर आती है तो ज्यादा रिस्क पे होंगे, ऐसा मानना मैं कहूँगा गलत है। उनका रिस्क उतना ही रहेगा जैसे पहले वाले वेव्स में थे। अगर नंबर्स बहुत ज्यादा अगर वो इस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि जितना बड़ों को खतरा रहेगा उतना बच्चों को भी, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई ज्यादा खतरा रहेगा बच्चों के ऊपर, ये बात इस रिपोर्ट में भी नहीं कही गई है। अब अरोड़ा जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। जी 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 जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। अरोड़ा जी अब सर इस रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि बच्चों के, जी जी बोले सर, बोले निश्चल साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों में बड़ों के बराबर रिस्क अभी भी नहीं है। बच्चों में अगर इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा और अगले वेव में उनमें ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बिल्कुल यही बात अरोड़ा जी भी कह रहे हैं कि बच्चों में कम खतरा रहता है, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और अगर इन्फेक्शन बच्चों में आता भी है तो वो माइल्ड होता है, वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता है। लेकिन अरोड़ा जी इस पैनल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी काम होना चाहिए और खास करके एक फॉर्मूला बताया गया है कि जो कोमॉर्बिडिटीज वाले बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। अब चूंकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है और ये 12+ के बच्चों को दी जाएगी इसकी वैक्सीन, तो आप मानते हैं कि यही फार्मूला होना चाहिए कि सारे बच्चों को एक साथ वैक्सीन ना दे करके पहले जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको फोकस किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या होगी इसके ऊपर? तो हमारे देश में 18 साल से कम करीब 43 करोड़ बच्चे हैं और 12 से लेकर 18 साल के बीच में ही 12 से 14 करोड़ बच्चे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है
और ज़ाइकोवी डी जो वैक्सीन आया है, डीएनए वैक्सीन, ये बच्चों में टेस्टिंग की गई है और ये उतना ही सुरक्षित और साथ में प्रभावी है जितना कि बड़ों में है। तो ये एक हमारे पास पहली एक हथियार मिला है बच्चों को कोविड से बचाने के लिए। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम के शुरुआती ढंग में जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में दूसरी बीमारियां हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वैक्सीन के रोल आउट होने से पहले इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि किन किन बच्चों को ये वैक्सीन मिलनी है और किस प्रकार, और सारे देश में इसका ये वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि जो कोमॉर्बिडिटीज बच्चे हैं वो तो सब जगह रहेंगे, तो इस तरह का कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि सारे देश में ये वैक्सीन कोमॉर्बिडिटी वाले बच्चों को मिल सकेगी। हाँ, ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पहले एक प्रायोरिटी तय करनी होगी। बच्चों को भी वैक्सीन जब देने की शुरुआत होगी तो पहले किसे वैक्सीन दिया जाए, तो पहले उन बच्चों को जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या डिसेबल बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो लिहाजा उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। अब डॉक्टर निश्चल, आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कमेटी की रिपोर्ट में स्लो वैक्सीनेशन पर भी चिंता जताई गई है और अभी तक मेरे ख्याल से 10-11% लोगों को ही डबल डोज वैक्सीन मिल पाई है। तो और अब ये बात कही जा रही है कि अक्टूबर में थर्ड वेव आ जाएगा, ना भी आए लेकिन वैक्सीन का काम तो करना ही है। तो आप जरा बताएं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, क्या वहां पर कुछ फार्मूला बदलना चाहिए या इसको कैसे और गति मिल सकती है? बिल्कुल, जहाँ पे जो परेशानी, क्योंकि देश काफी बड़ा है, हर एरिया के अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत जरूरी है कि ऑडिट हम समय समय पे करते रहें, किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको असेस करते हुए उनको हम सॉल्व करें। एंड ऑफ कोर्स वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी सारा एफर्ट लगाने के बाद काफी अभी भी प्रेवलेंट है, स्पेशली रूरल एरियाज में। उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। वैक्सीन की एक्यूट शॉर्टेज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके में जहां भी जो कमी दिख रही है, एक ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं है, हर जगह की अपनी परेशानियां हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें और इस जो नेक्स्ट वेव की हम बात कर रहे हैं उससे सबको सुरक्षित कर सकें। राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल आपका और डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि तीसरी लहर का कितना खतरा है और हमें आपको अपने लेवल पर क्या सावधानी लगातार बरतते रहनी है ताकि हम किसी भी खतरे को टाल पाएं।